हेलो स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं बेसिक केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक गोए मेथड। टॉपिक का नाम इतना इंटरेस्टिंग है तो समझो टॉपिक कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है, बड़ा मजा आएगा टॉपिक में। तो शुरू करता हूं मैं अपना टॉपिक। क्या टॉपिक है मेरे पास? गोए मेथड, GOUY, गोएस मेथड। ठीक है, चलो साहब, गोएस मेथड। अच्छा, पहला पॉइंट तो यार इसमें ये नोट होना चाहिए, जो ये गोए मेथड आता है ये आता किस काम में है, किसके लिए इसका यूज होता है? तो इसका यूज होता है चुंबकीय सुग्राह्यता ज्ञात करने में। ठीक है, किसी पदार्थ की चुंबकीय सुग्राह्यता निकालनी है तो आप इस गोए मेथड का यूज कर सकते हो। और चुंबकीय सुग्राह्यता को इंग्लिश में बोला जाता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो मैं हिंदी में यूज करूंगा, इंग्लिश वर्ड में यूज नहीं करने वाला हूं। तो सबसे पहला देखो लिख रहा हूं मैं कि इस मेथड का यूज, इस मेथड का यूज, ठीक है, किस काम में आता है? ये चुंबकीय सुग्राह्यता, चुंबकीय सुग्राह्यता। ठीक है, ठीक है भाई, चुंबकीय सुग्राह्यता ज्ञात करने में किया जाता है, ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट मिल गया, समझ गए? किस काम में आता है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फाइंड करने के काम में आता है। कौन? गोए मेथड। ठीक है, पहला नंबर, किसी भी पदार्थ की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज्ञात करनी है तो आप गोए मेथड का यूज करोगे, है ना। अब इसका नाम गोए क्यों पड़ा वो भी देखेंगे यार। अब देखो इसका प्रिंसिपल एक बार देख लेते हैं, क्या प्रिंसिपल होता है ना। इसका प्रिंसिपल चेक कर लेते हैं, किस सिद्धांत पे ये वर्क करता है। ठीक है, तो चित्र बनेगा इसमें, और जहाँ चित्र होता है वो बड़ा इजी होता है, लेकिन चित्र हम मेथड में बनवाएंगे अभी। फिलहाल तो आप अभी प्रिंसिपल पढ़ो, किस सिद्धांत में वर्क करता है। तो पहला पॉइंट ये रट्टा मारो कि जब किसी पदार्थ को आप चुंबकीय क्षेत्र में रखते हो तो उसके भार में अंतर आ जाता है। अगर पदार्थ 1 किलो का है तो थोड़ा बहुत वेट उसका लॉस हो जाएगा। जैसे मान लो मेरे पास पदार्थ कितना है भाई, मेरे पास मैंने 1 किलो पदार्थ रखा, 1 किलो कोई पदार्थ है मेरे पास, या 1 किलो लोहा है मेरे पास, और मैंने वो चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया। अब कुछ समय बाद जब देखोगे तो उसके भार में क्या होगा? थोड़ा बहुत अंतर आ जाएगा, चाहे वो 0.1 ग्राम का है या 0.2 ग्राम का है या 0.3 ग्राम का है, कुछ ना कुछ अंतर आपको मिलेगा। ठीक है, तो मैं पहला पॉइंट इसमें यही लिखने वाला हूं, जब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके भार में अंतर आ जाता है। ठीक है, अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, बताना जरा, 1 किलो रुई लो और 1 किलो लोहा लो, दोनों में से कौन सा भारी है? इसका आंसर अगर पता है आपको तो मुझे कमेंट में बताएं। ठीक है, तो देखो मैं लिखने वाला हूं, जब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। कहाँ? चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। चलो साहब, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। ठीक है, जब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके भार में अंतर आ जाता है, तो उसके भार में अंतर आ जाता है, ठीक है, उसके भार में अंतर आ जाता है ना। जब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके भार में अंतर आ जाता है। अब बात यह आती है कि देखो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति ले लो आप, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति, ठीक है, तथा चुंबकीय क्षेत्र तथा अनुपस्थिति, लो मैंने और शॉर्ट लिख दिया, अनुपस्थिति। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति हो या फिर चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति हो, है ना। मैं पदार्थ के भार में अंतर, पदार्थ के भार में अंतर कितना मान लूं? डेल्टा एम। कितना मान लिया मैंने? डेल्टा एम। यानी कि जब पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो उसका भार कुछ और होगा, और जब आपने चुंबकीय क्षेत्र हटा दिया तो उसका भार कुछ और होगा। तो कुछ ना कुछ अंतर आया होगा, और उस अंतर को मैंने शो करा डेल्टा एम से। पदार्थ के भार में अंतर डेल्टा एम हो तो इस पर लगने वाला बल, तो पदार्थ पर लगने वाला बल, ठीक है, लगने वाला बल। देखो फॉर्मूला जो आएगा वो आएगा आपके पास F = डेल्टा एम जी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लूंगा मैं, ठीक है, F = डेल्टा एम जी। और भार किधर की ओर वर्क करता है? ऊपर की ओर या नीचे की ओर? कोई भी वस्तु है और हर एक वस्तु का जो भार होता है वो हमेशा नीचे की ओर ही वर्क करता है, ध्यान देना इस लाइन पे। ठीक है, कभी भी ऊपर की ओर काम नहीं करने वाला। हम सब लोग इतनी वस्तु हैं, सबका जो वजन होता है वो नीचे की ओर काम करता है, लेकिन द्रव्यमान ऊपर की ओर भी काम करता है और नीचे की ओर भी काम करता है। ठीक है,
इसके बाद देखो मैं मान लेता हूं, देखो माना पदार्थ की, माना पदार्थ की, अच्छा ये जी रह गया, जी पूछ रहा हूँ, ये जी क्या है, इसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। ये mg लगाया जाता है क्योंकि जो भार होता है ना W बराबर mg होता है, ठीक है, भार होता है W बराबर mg, तो जी जो होता है गुरुत्वीय त्वरण होता है, जो हमेशा किसी वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण होता है जो हमेशा नीचे की ओर वर्क करता है। तो माना पदार्थ, जरा ध्यान देना, देखो माना पदार्थ की आयतन सुग्राहिताएं, माना पदार्थ मान लिया, चलो मैंने माना पदार्थ तथा वायु, पदार्थ तथा वायु की आयतन, ठीक है, सुग्राहिताएं क्रमशः K1 तथा K2 हो, K1 तथा K2 हो तो, K1 तथा K2 हो तो। अब देखो जरा एक फॉर्मूला और लगाने वाला हूं मैं फोर्स का, और वो फॉर्मूला मेरे पास आता है भाई साहब F इक्वल टू 1/2 K1 माइनस के K2, ठीक है, ये आ गया A म्यू नॉट H स्क्वायर, ठीक है। अब क्या कहा कि K1 K2 तो पता चल गया आपको, K1 K2 क्या, पदार्थ, जो K1 है ना मेरे पास, K1 क्या, पदार्थ की आयतन सुग्राहिता है, और K2 क्या है, ये वायु की आयतन सुग्राहिता है, ठीक है। K1 क्या है, पदार्थ की आयतन सुग्राहिता, और K2 क्या है, वो है वायु की आयतन सुग्राहिता, ठीक है। तो F इक्वल टू हाफ K1 माइनस K2 A म्यू नॉट H स्क्वायर आ गया। ये भी चेक कर लेते हैं कि जहां ये ए क्या है भाई, ए बता दो जरा मुझे, ये होता है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ट्यूब, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ट्यूब, यानी कि नली का, या ट्यूब बोल देता हूं चलो मैं इंग्लिश में इसको, नली मतलब ट्यूब का क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। चलो साहब म्यू नोट क्या है, ये तो पता ही है आपको, निर्वात की चुंबकशीलता, लेकिन यहां पर निर्वात है ही नहीं, तो क्या यहाँ वायु है, तो मैं बोल दूंगा वायु की पारगम्यता, वायु की पारगम्यता, ठीक है। और ये जो H हैगा, ये बेचारा H पे स्क्वायर लगा पड़ा, ये क्या है, ये होता है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति होती है H जो होता है, और F फोर्स हो गया, K1 K2 मैंने तुम्हें बता दिया है ना। अब देखो समीकरण 1 से F का मान यहाँ लगा दो, आप लगा दें और फिर K1 का मान निकाल लो। तो देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चलो F का मान लगा दो बेटे, F का मान लगा दिया मैंने, डेल्टा एम जी, घबराओ मत यार, टॉपिक इजी है, तुम तो K1 माइनस K2 A म्यू नॉट H स्क्वायर, है ना। देखो ये जो भाग वाला होता है ना, वो इधर पहुंचेगा गुणा में, जो भाग वाला पहुंचेगा इधर हमारे पास गुणा में, चलो साहब पहुंचा दो गुणा में इसको, 2 डेल्टा एम जी, ठीक आ गया। और जो गुणा वाला है, जो गुणा वाला है वो आ जाएगा देखो भाग में उठ के, अरे बेइज्जती में हो भाई आप, इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए, A म्यू नॉट H स्क्वायर, ठीक है, बराबर मेरे पास क्या रह गया, K1 माइनस K2। अब यू नो जो ये माइनस का K2 है, जब मैं बराबर के इधर लेकर आऊंगा तो काय में आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, और हमारे पास वैल्यू फाइंड हो जाएगी किसकी, K1 की। K1 R इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा K2 प्लस के 2 डेल्टा एम जी अपॉन A म्यू नॉट H स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से ये K1 की वैल्यू फाइंड हो गई हमारे पास, है ना, तो K1 की वैल्यू आ गई। अब देखो जरा, अब एक आती है तुम्हारे पास ग्राम सुग्राहिता और एक आती है हमारे पास मोलर सुग्राहिता। तो पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद पढ़ते हैं आगे। तो K1 की वैल्यू फाइंड हो गई, है ना, तो K1 की वैल्यू फाइंड हो गई। तो अब देखो मैं निकाल रहा हूं ग्राम सुग्राहिता, देखो पदार्थ की ग्राम सुग्राहिता, पदार्थ की ग्राम सुग्राहिता, ग्राम सुग्राहिता निम्न प्रकार ज्ञात की जाती है, ज्ञात की जाती है, ठीक है भाई, निम्न प्रकार ज्ञात की जाती है, यानी कि पदार्थ की सुग्राहिता निम्न प्रकार ज्ञात की जाती है। कैसे करोगे, एक फॉर्मूला आता है देखो, काई जी, यही तो है ग्राम सुग्राहिता, जी फॉर ग्राम, उसको बोला था सुग्राहिता, ठीक है, ये चुंबकीय सुग्राहिता। तो ये ग्राम सुग्राहिता होती है, इसका फॉर्मूला था 2LF अपॉन H स्क्वायर M, ठीक है, H स्क्वायर M। जहां मान लो कि जहां L क्या है, L वही लेंथ ऑफ ट्यूब, यानी कि ट्यूब की लंबाई, ये क्या ट्यूब की लंबाई हो गई, ठीक है भाई L। अच्छा F तो फोर्स होता ही है, H पता ही है आपको कि H क्या है तुम्हारे पास, चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति होती है, और M बच गया। तो बेचारा ये जो होता है ना,
पदार्थ की मात्रा होता है, पदार्थ की मात्रा होता है, ठीक है। अब इस F की जगह जो है मैं F के स्थान पर, ठीक है, डेल्टा M का यूज किया जाता है, डेल्टा M का यूज किया जाता है। अब बात ये आती है कि भाई इस F के स्थान पे डेल्टा M का यूज क्यों किया जाता है, ठीक है। तो पदार्थ की मात्रा की जगह पदार्थ का भार लिया जाता है, ठीक है। पदार्थ की मात्रा ना लेकर क्या लोगे आप, पदार्थ का भार लोगे। तो जहां F है तो F इक्वल टू कितना तुम्हारे पास, डेल्टा mg, तो g छोड़ने पर खाली क्या आ गया मेरे पास, डेल्टा m आ गया। तो F की जगह मैं क्या रख दूंगा यहाँ पर, काई जी बराबर हो गया 2L डेल्टा m। तो पदार्थ की मात्रा की जगह हमने क्या ले लिया, यहाँ पे भार लिया गया है, तो 2L डेल्टा m, तो ये आ गया मेरे पास h² कितना हो गया, m हो गया, है ना। तो ये काई जी का मान निकल जाएगा इस तरह से, चुंबकीय यानी कि ग्राम सुग्राहिता फाइन हो जाएगी। अब देखो इसमें L का मान तुम्हें पता होता है कि ट्यूब आपने कितनी लंबी ली है, H का मान पता होता है कि कितना आपने चुंबकीय क्षेत्र लगाया है, और M का मान नहीं पता होता है कितने ग्राम आपने पदार्थ लिया है ना। तो M का मान पता होता है, L का मान पता होता है, H का मान पता होता है, बस हमें डेल्टा M निकालना होता है कि चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति और चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में भार में, पदार्थ के भार में कितना अंतर आएगा। और वही अंतर अगर हमने निकाल लिया तो आप इस फॉर्मूले में रख के इस काई जी का मान निकाल सकते हो, इस फॉर्मूले में रख के K1 और K2 का मान निकाल सकते हो। एक और आता है तुम्हारे पास, देखो मोलर चालकता को निम्न प्रकार दर्शाया जाता है, निम्न प्रकार दर्शाया जाता है। ठीक है। तो देखो मैंने आयतन सुग्राहिता भी निकाल दी और ग्राम सुग्राहिता भी निकाल रहे हैं हम, और आणविक सुग्राहिता भी निकाल रहे हैं, यानी कि मोलर सुग्राहिता, यानी कि x कैपिटल M लगाओ तो ये होता है काई जी मल्टीप्लाई M, ठीक है। तो इस काई जी की वैल्यू कितनी है बेटे, जरा पहले ये देख लो, इस काई जी की जो वैल्यू है वो आई है मेरे पास कितनी, 2L डेल्टा M अपॉन h² M और मल्टीपल कैपिटल M, ठीक है। अब आप ये बताओ मुझे जो बेटे ये जो M का मान है, जहाँ जो कैपिटल M है वो क्या है, ये है पदार्थ का अणुभार। क्या है, पदार्थ का अणुभार, जो पदार्थ आपने लिया है ना, जो पदार्थ आपने लिया है। तो प्रिंसिपल यही फिनिश हो जाता है, ठीक है। प्रिंसिपल क्या होता है, यही फिनिश हो जाता है, और इसी प्रिंसिपल में आप डेल्टा M का मान फाइंड करना है, और काई जी यहाँ रख देना है, यहाँ पे डेल्टा M का मान रख देना है, ठीक है। ऐसे तुम्हारे पास K1 K2 में डेल्टा M का मान रख देना है, और ये K1 K2 काई जी और काई M के मान फाइंड हो जाएंगे, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसका मेथड, यानी कि विधि पढ़ते हैं चित्र बना के, तो डेल्टा M का मान कैसा फाइंड होता है। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद देखते हैं। उपकरण आ गया, एपरेटस आ गया। उपकरण कौन कौन से होते हैं देखो, फिर अब आ गया मेरे पास एपरेटस, ठीक है, यानी कि उपकरण आ गया हमारे। चलो उपकरण बनाओ, पहले चित्र बनाए फिर लिखते हैं, है ना। तो चित्र देखो मैं कैसे बना रहा हूँ, डरना नहीं है चित्र से। क्या चित्र बहुत बड़ा है, नहीं बना पाओगे, चित्र बड़ा इजी होता है। क्यों नहीं बना पाओगे यार, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो। देखो फिर ठीक है, ये होता है एक सिल्वर वायर, ध्यान देना, ये एक सिल्वर वायर होता है, और इस सिल्वर वायर के, ठीक है, निचले सिरे पर, सिल्वर वायर के निचले सिरे पर मैंने देखो क्या लगाया, एक लगाई है मैंने ग्लास ट्यूब। इसी में तो सैंपल रखा जाएगा, इसी में सैंपल रखा जाता है, उसको बोलते हैं सैंपल ट्यूब। और यह मेरे पास सिल्वर वायर, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसमें एक गोए तुला का यूज होता है। क्या होता है, इसमें एक गोए तुला का यूज होता है, जो बनाऊंगा मैं क्या होगी, वो गोए चुंबकीय तुला होती है। तो देखो इस मेथड में ठीक है, गोए चुंबकीय तुला का उपयोग होता है, या का प्रयोग होता है। अब कैसा होता है वो भी देख लो, ठीक है। इस मेथड में गोए चुंबकीय तुला का प्रयोग होता है। तो एक सिल्वर वायर होता है, और सिल्वर वायर के एक सिरे पर, ठीक है, सैंपल ट्यूब को लटका दिया जाता है, ठीक है। चलो एक सिल्वर वायर होता है, जिसके एक सिरे पर ठीक है, इसके एक सिरे पर सैंपल ट्यूब
सैंपल ट्यूब को लटकाया जाता है, लटकाया जाता। बस ये एपरेटस हो गया हमारे पास, उपकरण काफ़ी हो गया है ना। एक चीज़ हो रही है देखो, ठीक है, जैसे चित्र बना रहा हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखना चित्र पे, ये ठीक है लो साहब, ठीक है, ऐसे सही मतलब बना देंगे हम। सोच रहे हो यार क्या बन रहा है, ये है बड़ा अच्छा लगने वाला है, देखो कुछ समय बाद ये मेरे साथ साथ चित्र भी मेरे साथ साथ बनाना आराम से, थोड़ा बड़ा बड़ा बनाओ, ये दोनों सब बराबर होते हैं, कोई चेंज नहीं होगा इसमें, ये ठीक है। उसके बाद में इन दोनों को मिला दो आप नीचे से, ये ऐसे, इसको भी आप निचली वाली लाइन से मिला दो, ठीक है। तो ये होती है गोई तुला, क्या है ये, इसको बोला है गोई चुंबकीय तुला है, ये गोई चुंबकीय तुला, ठीक है, इस पूरे उपकरण का नाम। अब जो ये मैंने बनाया ना, ये इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रो मैग्नेट, मैग्नेट हिंदी में कहते हैं इसको विद्युत चुंबक, लिख लेना, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, विद्युत चुंबक बोलते हैं। दिस इज ए सिल्वर वायर, ये क्या तुम्हारे पास, सिल्वर वायर, ठीक है। और ये क्या है, इसको बोलता है सैंपल ट्यूब, सैंपल ट्यूब, ठीक है, ठीक है भाई। अब इसके बाद देखो 3 परतें और बनानी है आपको, एक परत ये बनानी है सेम टू सेम, इधर भी ऐसी एक छोटी सी परत आपको बना देनी है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको एक और परत बनानी है, बहुत ही छोटी सी, मतलब बारीक सी, ऐसी यहाँ भी एक परत और बना देनी है आपको, ठीक है। ये बना दिया देखो मैंने, ऐसी इसको बना देना है साइड में ये करके, और ऐसी जो है इस पे एक बटन लटका देना है बैलेंस करने के लिए तार को, ठीक है, इनके बीच में, ठीक है। कोड लगा देना है, ऐसे इसमें लगा देना है, इसको ये बंद कर दो पूरा ऐसे करके, ये ठीक है। अब इसको बोलते हैं हम, और यहाँ पे कर देना पीबेट, पीबेट मतलब बांध देना है, यहाँ पे तुला होती है कुछ इस टाइप की आ रही है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम एनालाइटिकल बैलेंस, VALANC, एनालाइटिकल बैलेंस, ठीक है, यानी कि संतुलन बोलते हैं इसको हम, बेसिक संतुलन बोला जाता है हिंदी में, तो इंग्लिश में रट्टा मान लो यार, एनालाइटिकल बैलेंस, ठीक है। इसको ये है तुम्हारे पास सिल्वर वायर, ठीक है, और ये है तुम्हारे पास सैंपल ट्यूब, और ये है तुम्हारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट, बन गए चित्र बस, और क्या चित्र में, ठीक है, ऐसे चित्र बनाना होता है हमें ये। तो ये होती है गोई चुंबकीय तुला। चलो मेथड में करवा दे रहा हूँ, तो मेथड में देखो क्या लिखना है आपको, सबसे पहले क्या करना है, देखो तुम्हें सैंपल को क्या करते हैं हम, यानी कि ट्यूब में लेते हैं, ले लें सैंपल को ट्यूब में, और सैंपल क्या होता है, पदार्थ का चूर्ण होता है, पदार्थ का चूर्ण होता है, या फिर पदार्थ का विलयन होता है। तो पदार्थ का चूर्ण यानी कि पदार्थ का चूर्ण इसे बोला जाता है सैंपल, ठीक है। नमूना कहते नहीं है गाँव में, नमूने, वो वाला नमूना है ये, पदार्थ का चूर्ण यानी कि सैंपल, ठीक है। अब पदार्थ का चूर्ण यानी कि सैंपल को क्या लेते हैं हम, एक ट्यूब में लेते हैं, ठीक है, एक ट्यूब में लेते हैं, लो साहब एक ट्यूब में लेते हैं सैंपल को, एक ट्यूब में लेते हैं, ले लिया मैंने सैंपल को एक ट्यूब में, ठीक है यार, सैंपल को हमने एक ट्यूब में ले लिया। ट्यूब कैसी होती है, ट्यूब काहे की बनी होती है, ट्यूब जो होती है वो कांच की बनी होती है, और इसका जो बॉटम होता है यानी कि तल होता है वो कैसा होता है, यानी कि इसका जो बेस होता है, आधार होता है, वो प्लेन होता है, समतल होता है ना। तो यह है ट्यूब, यह है ट्यूब कांच की बनी होती है, कांच मतलब ग्लास की बनी होती है, ठीक है, ग्लास की, यह ट्यूब ग्लास की बनी होती है, ठीक है, यह ट्यूब ग्लास की बनी होती है, ठीक है भाई। इसका जो बेस होता है ना, इसका बेस यानी कि इसका जो आधार है वो कैसे दिखाई दे रहा है हमें, इसका बेस जो है वो कैसे दिखाई दे रहा है भाई, इसका जो बेस है वो प्लेन होता है यार, कैसा होता है, प्लेन होता है, ठीक है। और एक ना एक चिन्ह लगा हुआ होता है कुछ में, इस टाइप का एक चिन्ह लगा हुआ होता है, और इस चिन्ह तक सैंपल को भर दिया जाता है ना, इस चिन्ह तक सैंपल को भर दिया जाता है,
सैंपल मतलब पदार्थ का चूर्ण, सैंपल को भर दिया जाता है। देखो अगर टॉपिक क्लियर है तो उसकी थ्योरी आप खुद भी लिख दोगे, जैसे जैसे मैंने लिखवा रहा हूँ समझा रहा हूँ वैसे वैसे माइंड में फांसते रहो और पूरे का पूरा टॉपिक आपके माइंड में होगा, और उसके बाद अगर पेपर में आया तो 100% श्योर कि आप लिखे होगे। और चित्र पर विशेष तौर पर ध्यान देना, जहाँ चित्र होता है वहाँ नंबर चित्र में मिलते हैं, ठीक है। प्लान होता है इस चिन्ह तक सैंपल को भर दिया जाता है, भर दिया जाता है, तथा सैंपल का भार ले लिया जाता, ठीक है भाई, मैंने ले लिया, सैंपल का भार ले लिया जाता। अब क्या करना है आपको, अब लगभग कितने से 5000 से और भैया 15000 तक, 15000 ओस्टेल्ड, ध्यान देना ओस्टेल्ड कितने से शक्ति का, ठीक है, 5000 से 15000 ओस्टेल्ड शक्ति का मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दिया जाता। सिंपल सी बात है, पदार्थ के द्रव्यमान में यानी कि पदार्थ के भार में थोड़ा बहुत अंतर आ जाएगा, क्योंकि आपने क्या कर दिया 5000 से 15000 ओस्टेल्ड शक्ति का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दिया। और मैंने शुरू में पॉइंट लिखवाया था कि अगर आप पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रख दोगे तो उसके भार में अंतर आ जाएगा, या तो कम हो जाता, कोई मिलाकर बर्फ बढ़ता नहीं है, क्या होता तुम्हारे पास कम हो जाता। और यही अंतर है, मैं निकालना कि अंतर कितना हुआ है, कितना कम हुआ है। ले लिया मैंने सैंपल का भार, ठीक है, यहाँ मैंने सैंपल का भार ले लिया। जब आपने वैद्युत क्षेत्र, जब आपने चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाया था, अब आपने क्या करा भाई, चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया, यानी कि इसके पश्चात मैं क्या करता हूँ, इसके पश्चात ठीक है 5000 से और कितना 15000 ओस्टेल्ड शक्ति का, 5000 से 15000 ओस्टेल्ड शक्ति का मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, उत्पन्न किया जाता है, ठीक है भाई, कर दिया, चलो उत्पन्न किया जाता, कर दिया मैंने। अब क्या होगा, अब क्या, फिर पदार्थ के भार को नाप लिया जाता, पुनः पदार्थ के भार को नाप लिया जाता है, या माप लिया जाता है, चलो साहब माप लिया जाता। अब देखो दोनों प्रकार के भारों में अंतर, ठीक है, दोनों भारों का अंतर डेल्टा एम ज्ञात कर लिया जाता। मान लिया भाई सैंपल का पदार्थ का वजन आया मेरे पास 10 ग्राम, कितना आया 10 ग्राम आ गया। फिर जब आपने चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया तो मान लो कितना गया तुम्हारे पास 9 ग्राम हो गया। अब बताओ डेल्टा एम कितना हो गया, 10 में से 9 घटा दो, कितना बचेगा तुम्हारे पास, 1 ग्राम बचा, है ना। तो ये नाप लिया जाता है। अब दोनों भारों का अंतर, ठीक है, ज्ञात कर लिया जाता है, जिसकी सहायता से चाहे K1 हो, K2 हो, Chi हो, Chi m हो, ज्ञात कर ली जाती है। यानी कि जिसकी सहायता से चुंबकीय सुग्राहिता ज्ञात कर ली जाती है, ठीक है। तो ये टॉपिक मैंने पूरा क्लियर करवा दिया, ठीक है। इसको आप एक बार और अपनी बुक से देख लेना, या फिर अपने जो नोट वगैरह है, यानी क्या बोलते हैं इसको, मॉडल हैगा, उससे भी देख लेना आप। तो एक इजी टॉपिक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ऐसे ही एक नई टॉपिक के साथ मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स।